चुनाव के बाद क्यों हेमंत बिस्व शर्मा को अभी राहुल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि आज राहुल वो ताकत बन गए हैं कि अगर उन्हें उंगली भी लगाएंगे तो पूरे देश के अंदर जनता उठ खड़ी होगी। नहीं नहीं तो हेमंत बिस्व शर्मा अभी उनको गिरफ्तार कर लेते। जैसे राहुल को हाथरस जाने के लिए रोकने की 2 बार कोशिश की गई, लेकिन आखिर में राहुल पहुंचे वहां पे। हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं कह रहे हैं कि वहां अस्पताल हैं, नर्सिंग होम है। कहां नहीं है अस्पताल और नर्सिंग होम? और जिस असम का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस गुवाहाटी का वो जिक्र कर रहे हैं, वो राजीव गांधी के अकार्ड की बदौलत ही वहां पे शांति आई है और आज वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। असम की हालत इतनी खराब हो गई थी, किसने वहां पे समझौता किया? कौन वहां पे शांति वापस लाया? जैसे पंजाब में, कश्मीर में, असम में, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में, अभी हम बार बार जिस मणिपुर का जिक्र करते हैं, उस मणिपुर को देश में भारत के साथ किसने मिलाया था? 1947 में तो नहीं मिला था वो, उसके बाद नेहरू ने मिलाया था। तो ये सारी बातें आज जो हैं सत्ता में बैठे हुए लोग भूल जाते हैं और वो समझते हैं कि राहुल कोई खिलौना है कि उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे वो। ये तो मतलब हर कांग्रेसी चाहता है, हमें लगता है कि एक बार हेमंत बिस्व शर्मा ये कोशिश करके देख लें। राहुल गांधी के डरने का अगर होता तो राहुल ये यात्रा मणिपुर से शुरू नहीं करते। राहुल गांधी दूसरी बार मणिपुर जा रहे हैं। जब पहली बार गए थे तो आपको मालूम होगा कि कितनी खराब हालत थी, वहां आज भी उतनी है। मगर उस वक्त तो उनसे ये कहा गया था कि अगर आप कुकी इलाके में जा रहे हैं तो आपके साथ जो मेतेई के लोग हैं वो नहीं होंगे, और मेतेई इलाके में जब जा रहे हैं तो जो कुकी के लोग हैं वो नहीं होंगे। आज भी वही स्थिति है। सीधा सीधा वहां पे 2 हिस्सों में मणिपुर बंट गया है। इसी तरह ये लोग पूरे हिंदुस्तान को कई हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं, यही इनकी राजनीति है। लेकिन इसी भारत को एक रखने के लिए, इसी हिंदुस्तान की जनता को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे हैं। क्या ये यात्राएं आसान होती हैं इतनी? पहली यात्रा 4000 किलोमीटर से ज्यादा, और ये उससे भी बड़ी यात्रा 6000 किलोमीटर से ज्यादा राहुल गांधी से पहले किसी और ने की है कभी? किसी ने देश में की हो तो बता दीजिए आप। किसी ने नहीं की। तो ये यात्राएं, ये लोगों से मिलना, ये सड़कों पर निकलना, ये सर्दियों में घूमना, ये किसके लिए है? इसीलिए है कि भारत का जो एक आइडिया है, हिंदुस्तान जिसकी विविधता जो है पूरी दुनिया में रश्क पैदा करती है, जलन पैदा करती है कि अभी कहां पे क्या संस्कृति है, दूसरी जगह क्या संस्कृति है, क्या भाषा है, क्या बोलचाल है, क्या रस्मो रिवाज है, लेकिन उसके बाद भी भारत एक है। इस भारत को एक रखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। अभी हम राजीव गांधी का जिक्र कर रहे थे, इन राजीव गांधी ने ही असम अकार्ड किया था। वही राजीव गांधी देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। उससे पहले इंदिरा गांधी शहीद हो गई, उससे पहले महात्मा गांधी शहीद हो गए। तो ये देश इन शहादतों के खून के इतिहास से लिखा गया है। ये इससे नहीं डर जाएगा कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आप इधर से निकले उधर से निकले। आज की तारीख में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई जो है बीजेपी या बीजेपी के साथ डर रहे हैं? इसका एक ही जवाब है हां। अभी आपने जो दूसरा जिक्र किया असम के अलावा चंडीगढ़ का, बताइए आपकी चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो समझौता हुआ है, और वो सिर्फ चंडीगढ़ का नहीं हुआ, वो पंजाब के लिए भी है, वो दिल्ली के लिए भी है, और सब जगह के लिए भी है। जब अरविंद केजरीवाल आए थे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए, तो वो सीधा सीधा ये मैसेज लाए थे कि हमें आपके साथ रहना है। तो चंडीगढ़ के अंदर अगर पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब हो जाती है तो चुनाव कैंसिल। कल अगर इन्हें लगेगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव में अच्छी स्थिति रख रहा है तो मुख्य चुनाव आयोग की तबीयत खराब हो जाएगी। याद रख लीजिए इस बात को, मुख्य चुनाव आयोग की तबीयत खराब होने के कारण चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। 2 लाइन का एक फैसला आ जाएगा जी। ये जो स्थिति आज पैदा की जा रही है, इसी की राहुल गांधी बार बार चेतावनी दे रहे हैं
कि देश में सारी संवैधानिक संस्थाओं का हरण कर लिया गया है, उन पे कब्जा कर लिया गया है, कोई नहीं बचा। न्यायपालिका जो सबसे बड़ी होती थी, चुनाव आयोग, मीडिया, यूनिवर्सिटीज, हर चीज खत्म कर दी गई है। तो ये क्या देश की जनता समझ नहीं रही? मगर देश की जनता डरी हुई है, और उसी डर को दूर करने के लिए राहुल गांधी यात्राएं निकाल रहे हैं। राहुल गांधी लोगों से कह रहे हैं कि डरो मत। और अगर राहुल गांधी खुद ही डर गए, राहुल गांधी खुद ही गुवाहाटी चले गए, जैसा कि कुछ लोग सोच रहे हैं, हम तो इस बात को कहीं मानते नहीं है, तो कोई चुनाव का मतलब ही नहीं रह जाएगा, सब डर जाएंगे। लेकिन चाहे जितनी चेतावनियां हेमंत बिस्वा शर्मा देते रहे, चाहे गिरफ्तार कर लें, आखिर लोकसभा से निकाले ही गया था, मकान छीने ही गया था, क्या हुआ उससे? क्या राहुल गांधी डर गए? राहुल गांधी के पास ये ऑप्शन बार बार भेजा गया कि आप माफी मांग लीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने क्या मांगी? उससे बढ़ के उन्होंने अडानी के ऊपर हमला किया था, और आज भी अडानी के ऊपर हमला कर रहे हैं वो। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये बताती है कि राहुल गांधी जो है वो किसी से भी डरने वाली चीज नहीं है, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत जो है वो राहुल की हिम्मत ही है। बिल्कुल। देखिए, ये जो यात्रा है ये बहुत सारी चीजों को सामने ला रही है, और जैसा कि हमने पहले कहा, सामने इसलिए ला रही है कि एक डर का लोह आवरण, जिसे कहते हैं आयरन कर्टन, पूरे देश के ऊपर डरा हुआ था। हर आदमी को समझ में सब आ रहा था, उसे लग भी सब कुछ रहा था, लेकिन एक ऐसा भय था जिसकी वजह से बोल नहीं पा रहा था। और आम आदमी क्या, जो विपक्ष के दल हैं वो नहीं बोल पा रहे थे, खुद बीजेपी के लोग थे वो नहीं बोल पा रहे थे। तो अब जब राहुल गांधी सामने आ गए हैं और राहुल गांधी खड़े होकर बोलते हैं ये बात है, ऐसा है, तो लोगों को लगता है कि अगर ये आदमी बोल सकता है, ये नहीं डर रहा है, तो हम भी शायद थोड़ा सा बोल सकते हैं। क्योंकि उसका परिणाम क्या होता है कि हर चीज पर सवाल उठने लगते हैं। आज ये सवाल भी उठा, आपने देखा होगा कि आज सुबह जो है शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा, जिसे कहते हैं ढह जाना। 1.5-2 साल में सबसे बड़ी गिरावट थी। 2008 हम सबको याद है, उस वक्त भी विश्वव्यापी मंदी आई थी, लेकिन हमारे सरकारी बैंकों ने, जो इंदिरा गांधी ने जिनका नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, उन्होंने सब सवाल लिया। पूरी दुनिया में असर हुआ था मंदी का, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ बैंकों की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी नींव जो है मजबूत थी। लेकिन आज क्या हुआ? देखिए, ये बात बहुत दबे छुपे स्वरों में आज कही जाने लगी है, लेकिन कही जा रही है कि हमारे बैंक जो है अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। उन्हें ऐसे लोगों को लोन देने पर मजबूर होना पड़ रहा है जिनसे आप ब्याज भी नहीं ले सकते, मूल को तो छोड़ दीजिए, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जो सारा पैसा लेके लगातार विदेश को भागते चले जा रहे हैं जी। और इस स्थिति को छुपाने के लिए ही बीजेपी जो है ये धर्म का नशा और ज्यादा गाढ़ा करती चली जा रही है। ये जो अभी किया, बहुत सारे सवाल उठे, वो इसीलिए उठे कि चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का इशू इसीलिए लाए हैं वो, कि शायद ये जो नशा है, ये जो इशू है, ये जो असर है, ये जनता पे चढ़ जाए, और जनता जो है अपने बेरोजगारी के सवाल को, ये सबसे बड़ा सवाल है, महंगाई के सवाल को, जो बहुत बड़ा सवाल है, सरकारी शिक्षा, सरकारी चिकित्सा, अग्निवीर, इन सबको भूल जाए। लेकिन 10 साल हो गए हैं, 2 पीढ़ियां जो हैं वो नई तैयार हो गई हैं। आप देखिए कि जो 10 साल पहले 10 साल का लड़का था, वो आज 20 साल का हो गया है, वोट डालने लायक हो गया है। उसे भी समझ में आ रहा है कि मेरे पिताजी को इस उम्र में नौकरी मिल गई थी, वो फौज में चले गए थे 18 साल करके, लेकिन मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अग्निवीर में कहा जा रहा है भर्ती हो जाओ, ले अग्निवीर में जाके करूंगा क्या मैं, 4 साल बाद वापस कर देंगे मुझको। तो ये सारे इशू आज राहुल के जरिए लोगों के जहन में आ गए हैं, और लोग इसके ऊपर बोलने लगे हैं। प्रोडक्शन देश में लगातार कम होता चला जा रहा है। अगर आर्थिक स्थिति हमारी हिल गई, ये बात मोदी जी भी अच्छी तरह जानते हैं कि फिर कोई भी कितना भी वो हिंदू मुसलमान कर ले,
कितना भी वो राम मंदिर की बात कर लें, कितने भी वो भावनात्मक दूसरे इशू उठा लें, फिर जनता कुछ भी सुनने वाली नहीं है। जब डायरेक्ट जनता के पैसे डूब जाएंगे, जनता के पेट में लात पड़ेगी, तो फिर जनता कुछ भी नहीं सुनेगी। और आज वही स्थिति लगातार करीब आती चली जा रही है। आज कोई भी आर्थिक विशेषज्ञ है नहीं बोल पा रहा, और अगर कोई बोलता भी है तो उसको मीडिया सामने नहीं आने देता, उसी पे सवाल खड़े कर देते हैं कि आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता। तो आर्थिक विशेषज्ञ भी थोड़े चुप हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये सब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला। और ये जो आप जिक्र कर रहे थे, ये बिल्कुल सही है कि राहुल अपना जो लंच टाइम होता है दोपहर का, जिसे ब्रेक कहा जाता है यात्रा में, और उसके बाद शाम को ये लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से ग्रुप में मिल रहे हैं, और इसके लिए एक खास सामाजिक स्थिति के लोग, एक खास आर्थिक स्थिति के लोग, एक खास सोशल ग्रुप अलग अलग उसमें आते हैं और राहुल उनसे बात करते हैं। और जाहिर है कि उस बातचीत में वो दो तरफा बातचीत होती है। राहुल सिर्फ अपने मन की बात नहीं कहते हैं, राहुल कहते हैं, राहुल उनकी सुनते हैं, राहुल उनसे सवाल पूछते हैं और राहुल उनसे हल भी पूछते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जितने भी ग्रुपों से बात हुई है वो बताते हैं कि हम आश्चर्यचकित हो गए कि हमारी बात सुनने के बाद राहुल हमसे पूछते हैं कि अगर आप आर्थिक में जानते हैं, आर्थिक मामलों में जानते हैं, तो मुझे बताएं कि फिर कैसे दूर होगा, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, बेरोजगारी समस्या का हल कैसे होगा। और ये सबसे अच्छी बात है कि राहुल लगातार जानने की कोशिश करते हैं। और राहुल ये बात कहते हैं कि मोदी जी तो अपने मन की बात कहते हैं खाली, मोदी जी किसी से कुछ जानना नहीं चाहते। ना आज की तारीख में कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा है, न बीजेपी का कोई नेता ऐसा है, न संघ का कोई नेता ऐसा है जो मोदी जी को कुछ बता सके। आज मोदी जी कह रहे हैं कि मैं वहां पे मुख्य यजमान बनूंगा और मैं कंबल पे सोऊंगा, मैंने 9 दिन का उपवास रखा है। क्या किसी को याद है कि इससे पहले कभी आडवाणी ने ये बात करी है? ये यात्रा तो आडवाणी ने शुरू करी थी। क्या किसी को याद है कि मुरली मनोहर जोशी जो बीजेपी के अध्यक्ष थे आडवाणी के बाद, उन्होंने ये कभी कहा हो? जो कश्मीर तक तिरंगा यात्रा लेकर गए थे 1992 क्या वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहे थे, जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे, आज की तारीख में भी मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पूरा मीडिया कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी पीआर एजेंसी लगी हुई है कि वाजपेयी तो क्या, बीजेपी में तो क्या, देश के और विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं। विश्व के ही सबसे बड़े नेता मोदी जी हो गए। उनकी रैंकिंग जो बताई जाती है वो विभिन्न बहुत सारी एजेंसियां हैं जो करती देती हैं, वो पहले नंबर पे मोदी जी को वहां रख देती हैं। तो कभी वाजपेयी ने भी ऐसी बात करी क्या? देखिए, धर्म जो राहुल गांधी ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आप भी थे नागालैंड में, उसमें उन्होंने कहा था कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, मेरी व्यक्तिगत सोच का विषय है। और भारत में हमेशा से यही माना जाता रहा है और यही सब कहते रहे। आप इसको ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे इसका भी असर जो है वो दूसरा होगा। ये भी जो है बूमरैंग करेगा। और ये भी मालूम नहीं पड़ रहा, चुनाव में मोदी जी को अच्छी तरह मालूम पड़ जाएगा। क्या लोग इस बात को समझते नहीं है? आज शंकराचार्य जो हैं इतने सालों से, सदियों से देश में क्यों प्रतिष्ठित हैं, क्यों उनका सम्मान है? इसीलिए है कि उन्होंने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रखा है। आपको याद होगा जब श्रीनगर में यात्रा जा रही थी और राहुल का स्वागत करने के लिए फारूक अब्दुल्ला आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने आदि शंकराचार्य को याद किया था, किसी और को याद नहीं किया था। तो ये देश भारत ऐसा है, आदि शंकराचार्य को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि राहुल से पहले, राहुल की यात्रा का तो स्वागत करने के लिए यहां आया हुआ हूं, लेकिन इससे पहले मैंने सुना है और पढ़ा है कि आदि शंकराचार्य ही ऐसे पैदल यात्रा करते हुए कश्मीर आए। तो शंकराचार्यों का देश में एक बड़ा ऊंचा दर्जा है, देश में धर्म का एक बड़ा ऊंचा और नैतिक स्थान है, और देश जो है उसका प्रदर्शन जो है पसंद नहीं करता है। आप देखेंगे प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे, और यही राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी के जो वास्तविक इशू हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, वो इस यात्रा के जरिए लोगों के सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जो राहुल गांधी की यात्रा कहीं ना कहीं आने वाले समय में 20